हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक साम्य, जिसे इंग्लिश में केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम और ये किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, इसे देखते हैं। स्टूडेंट्स, रासायनिक साम्य को जानने से पहले हमें सबसे पहले केमिस्ट्री को हमारी डेली लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। अब जैसा कि आप देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते रहती हैं, तो असल में ये एक्टिविटी केमिस्ट्री से ही रिलेट होती है। बहुत से ऐसे हमारी लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, उसमें असल में रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन ही होते रहता है। अब जैसे आप इस एग्जाम्पल को ही देख लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है, राइट। मोमबत्ती का जलना क्या है? ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अभिकारक क्या है, तो आप कहेंगे मोमबत्ती। और अगर मैं कहूँ उत्पाद क्या है, तो आप कहेंगे कि इसका बचा हुआ शेष भाग यानी इसका रिमेन पार्टिकल और प्लस वह भाप जो वायुमंडल में मिल चुका है, राइट। तो इस प्रकार से आप दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर बॉयल हो रहा है, राइट। ये भी क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। अब ये वाटर इवेपोरेट होकर किस में बदल रहा है? यानी कि भाप में बदल रहा है। यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट यानी अभिकारक है पानी और मेरा प्रोडक्ट यानी उत्पाद है भाप। तो बच्चों, इस प्रकार से अब आपने तो देख लिया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दो भाग से मिलकर बनी होती है, जिनका नाम आपने अभी जाना। पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अब इन दोनों को आप एक एरो से डिनोट करते हैं, राइट। आपने कई बार कोई भी केमिकल रिएक्शन को एरो से ही डिनोट किया है। अब बच्चों, अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो एरो फॉर्म होता है वो असल में यही डिनोट करता है कि अभिकारक क्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके वह उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। और इस प्रकार से अभिकारक से जब कोई उत्पाद हमें मिलता है तो यह पूरी अभिक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं, राइट। एक अभिकारक से हमें एक उत्पाद का रूप मिलता है। अब कभी आपने शायद गौर किया हो, आप एरो दो टाइप का आपने यूज़ किया होगा। कभी आप एक सिंगल एरो यूज़ करते हैं जो कि एक ही दिशा में होने वाली अभिक्रिया को बताता है, और कई बार रिएक्शन में आप दो एरो यूज़ करते हैं। अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो एरो प्रेजेंट होता है, आपने कई बार दो एरो यूज़ किया होगा। वो अभिक्रिया के दोनों ओर होने वाली गति को डिनोट करता है। चलिए इसको मैं थोड़ा और आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आइस क्यूब यानी बर्फ के टुकड़े। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये बर्फ कैसे बना, तो आपके पास सीधा सा आंसर होगा कि ये बर्फ बना है पानी से। कैसे? जब पानी को जमाया जाता है तो ये पानी के कण आपस में संघनित होकर इस बर्फ का निर्माण करते हैं। ओके, अब पानी का बर्फ में जमना कहलाता है हिमांक। बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, पानी का बर्फ में जमना हिमांक कहलाता है, क्योंकि वह हिम यानी बर्फ में बदलता है। अब एक क्वेश्चन, क्या बर्फ फिर से पानी में बदल सकता है? आंसर है यस, राइट। अब बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाएगा? तो बर्फ का पानी में बदलना कहलाता है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, और पानी का बर्फ में बदलना कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अब बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ रासायनिक साम्य के बारे में। असल में रासायनिक साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम यानी बराबर को डिनोट करता है।
अब यहाँ पर इस अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया कि बर्फ पानी में और पानी बर्फ में बदल सकता है, यानी यह अभिक्रिया आगे की ओर भी जारी है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद से फिर से हमें अभिकारक मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर रासायनिक साम्य वह अवस्था होती है जिसमें कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग, ठीक है, वो बराबर हो जाता है। सो इन दैट कंडीशन समय के साथ में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण यानी उनकी कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऊष्मारोधी फ्लास्क यानी थर्मल फ्लास्क में बर्फ और पानी को रख दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में और इसकी जो कंडीशन रहेगी कि एक वायुमंडलीय दाब और 273 केल्विन पर जब बर्फ और पानी को रखा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बर्फ और पानी के द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। समय बदलते जाता है लेकिन उनके द्रव्यमान में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता। क्यों? क्योंकि पानी का जो है बर्फ में बदलना और बर्फ का पानी में बदलना जारी रहता है और दोनों का वेग भी क्या रहता है, समान रहता है, बराबर, इक्वल। तो यही कंडीशन हो जाती है रासायनिक साम्य की, और ये एक एग्जाम्पल है रासायनिक साम्यावस्था का। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप रासायनिक साम्य का एक डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि रासायनिक साम्य वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि अग्र अभिक्रिया का वेग यानी अभिकारक से उत्पाद बनने का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग यानी उत्पाद से अभिकारक बनने का वेग बराबर हो जाता है। सो इन दैट कंडीशन अभिकारक और उत्पाद दोनों का सांद्रण बराबर हो जाता है और समय के साथ इनके सांद्रण यानी सांद्रण एक तरह से कहूँ तो इनकी मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अभिकारक की भी उतनी मात्रा रहती है जितनी की उत्पाद की। तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है रासायनिक साम्य, और रासायनिक साम्य को अभिकारक और उत्पाद के बीच में दो एरो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग है रासायनिक साम्य में परिवर्तन ताप, दाब और अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन करके इस रासायनिक साम्य को प्रभावित यानी इफेक्ट किया जा सकता है। नाउ बेसिकली हमारे पास दो टाइप की अभिक्रिया हमें मिलती है, जैसे आपने 9th और 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। दो टाइप की बेसिकली ये रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। द सेकेंड वन इज अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखते हैं। अब ये जानना किस लिए जरूरी है, अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पहला उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे है जिसमें कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों होती है। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः हमें अभिकारक मिल जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब मैं आपसे पूछूं कि रासायनिक साम्य किस अभिक्रिया में पाया जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया? तो आंसर है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही रासायनिक साम्य हमें मिलता है, इसलिए क्योंकि यह अभिक्रिया आगे की ओर और पीछे की ओर चलती है। यहाँ पर हमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से फिर से अभिकारक मिलता है। सो दैट्स वाई रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया में पाया जाता है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल तो आप जाहिर से बातें दे सकते हैं कि पानी का बर्फ में बदलना। क्यों? क्योंकि पानी बर्फ में बदल जाता है और हम इस बर्फ को फिर से पानी में परिवर्तित कर सकते हैं, राइट। यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही साइड पर ये फॉलो करती हैं। सो दैट्स वाई उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सीधा और साफ एग्जाम्पल है पानी का बर्फ में बदलना, और इस प्रकार से आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया को डिफाइन कर सकते हैं। सो बच्चों, ये हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसके थ्रू ही हम रासायनिक साम्य को समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, विद उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं।
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, जिसमें अभिकारक से सिर्फ उत्पाद ही फॉर्म होता है, उत्पाद से हमें फिर से अभिकारक नहीं मिल सकता। ऐसी अभिक्रिया को ही अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में रासायनिक साम्यावस्था स्थापित नहीं होती। रासायनिक साम्यावस्था दोनों एक ही बात है, ठीक है। रासायनिक साम्यावस्था इस अभिक्रिया में स्थापित नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं क्या हो सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल। बच्चों डेली लाइफ में हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को रिलेट करके देखें तो इसका एग्जाम्पल हम पिक कर सकते हैं दूध से दही का बनना। अब जैसा आप जानते हैं कि दूध से दही फॉर्म होता है, राइट, यानी दूध हमारा एज ए अभिकारक था, एज अ प्रोडक्ट हमें मिला दही। अब फिर से हम दही से क्या दूध बना सकते हैं? नहीं, यानी हम उत्पाद से फिर से हमारा अभिकारक यानी दूध को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यानी ये अभिक्रिया फिर से यानी कि रिवर्सिबल हो सकती है? नहीं हो सकती। सो इन दैट केस दूध से दही का बनना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सो बच्चों अब अपने आसपास की चीज़ों पर गौर करना शुरू कर दीजिए कि कौन सी आपके सामने अभिक्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि बहुत सी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय को फॉलो करती हैं और बहुत सी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चार्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि आप रासायनिक साम्य को कैसे समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पर चूंकि आपने एज ए बिगनिंग में आपने रासायनिक अभिक्रिया को जाना, उसके बाद में आपने इस रासायनिक अभिक्रिया में बर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आपने ये जाना कि रासायनिक साम्य असल में क्या है। अब रासायनिक साम्य को जानने के बाद में आपने दो अभिक्रियाओं के बारे में जाना जो कि बेसिकली उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय थे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही रासायनिक साम्य को प्रदर्शित करती है और यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है रासायनिक साम्य का एक सिंपल सा एक चार्ट जिसके थ्रू आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर सबसे कॉर्नर साइड पे कॉन्सेंट्रेशन लिखा गया जिसे कहा जाता है सांद्रण, नीचे टाइम दिया गया यानी समय, प्रोडक्ट यानी उत्पाद और रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, इनके बीच में दिया गया इक्विलिब्रियम यानी साम्य। अब इसे डिफाइन किया जाए तो रासायनिक साम्य यह होता है जिसमें कि अग्र अभिक्रिया यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो सांद्रण है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, यानी रिएक्टेंट यानी उत्पाद और अभिकारक दोनों की मात्रा बराबर होती है, वही अभिक्रिया कहलाती है रासायनिक साम्य। हमारा उत्पाद भी उतना ही रहेगा जितना कि अभिकारक। सो ये कहलाता है रासायनिक साम्य। सो बच्चों आज के इस सेशन में आपने रासायनिक साम्य को अच्छी तरह से जान लिया है, तो इसे आप एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए कि ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। एंड तब तक के लिए कीप स्टडिंग।